हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में हम कंसेप्ट कवर करेंगे कि आइसो क्वांट और आइसो प्रोडक्ट अप्रोच क्या होती है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको रेगुलर क्लासेस अब प्रोवाइड होंगी। इकोनॉमिक के जो लास्ट टॉपिक्स हमारे बनते हैं, रिटर्न टू फैक्टर, रिटर्न टू स्केल कवर हो चुका है। आज की क्लास में हम आइसो क्वांट और आइसो प्रोडक्ट जो अप्रोच है इसको कवर करेंगे। अगर अभी तक लास्ट वीडियोस नहीं देखी आपने देखी ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोज़ को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। आइसो क्वांट और आइसो प्रोडक्ट क्या होता है इसका ओवरव्यू लेते हैं। सबसे पहले हम जो आइसो क्वांट है बच्चों, आइसो क्वांट ये दो वर्ड से मिलकर बना है। एक तो होता है आइसो, दूसरा है क्वांट। आइसो और क्वांट वर्ड से मिलकर बना है ये। आइसो का मतलब क्या होता है? इक्वल। क्वांट मतलब क्या होती है? क्वांटिटी, यानी कि इक्वल क्वांटिटी आइसो क्वांट का मतलब है। इक्वल क्वांटिटी कहना क्या चाहते हैं? यहाँ पे हम जब प्रोडक्शन करते हैं यानी कि जो आउटपुट आते हैं बच्चों, आउटपुट करने के लिए हमने जो रिलेशन देख रहे हैं यानी कि आउटपुट का जो फंक्शन है वो क्या है? के और एल है। वाई यानी कि हमारे पास किस चीज़ को डिनोट करते हैं बच्चों? वाई डिनोट करता है आउटपुट को, कि जो आउटपुट है। एफ मतलब फंक्शन यानी कि रिलेशन है। के मतलब यहाँ पे किसको ले रही है? कैपिटल को। के किस चीज़ को लेके चल रहे हैं? कैपिटल को, यानी कि कैपिटल। और एल यानी कि लेबर को, कि यहाँ पे जो आउटपुट लिया जा रहा है वो दो तरीके के फैक्टर्स को यूज़ करके लिया जा रहा है। दो तरीके के फैक्टर्स में कौन से आते हैं? के यानी कि कैपिटल, एल मतलब यानी कि लेबर। तो यहाँ पे आउटपुट लेने के लिए एक प्रोड्यूसर क्या करता है? कैपिटल और लेबर के इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाता है कि हर एक कॉम्बिनेशन के ऊपर जो उसको आउटपुट मिलता है वो क्या मिलता है? इक्वल क्वांटिटी मिलता है। इक्वल क्वांटिटी में मिलता है, जिसको बोलते हैं आइसो क्वांट अप्रोच। अब बुक में इसका एक्सप्लेनेशन क्या है कवर करते हैं। अब हम कहते जो टर्म है आइसो क्वांट और आइसो प्रोडक्ट, ये कंपोज की गया दो वर्ड से। आइसो मतलब कि इक्वल और क्वांट मतलब कि क्वांटिटी से। प्रोडक्ट या फिर आउटपुट बोल सकते हैं। आप क्वांटिटी बोल दो, प्रोडक्ट बोल दो या आउटपुट बोल दो, यानी कि आइसो प्रोडक्ट या आइसो क्वांट का मतलब क्या है कि इक्वल क्वांटिटी। डज इट मीन इक्वल क्वांटिटी और इक्वल आउटपुट है। डिफरेंट फैक्टर आर नीडेड, तो यहाँ पे अलग अलग फैक्टर को इस तरीके से अरेंज किया जाता है जिससे गुड्स को प्रोड्यूस किया जाए। दिस फैक्टर में भी सब्सिट्यूट फॉर वन अनदर, हो सकते हैं जो ये फैक्टर्स हम यूज़ कर रहे हैं इनपुट वो एक दूसरे के सब्सिट्यूट हो भी या नहीं भी। जैसे अब यहाँ पे एग्जाम्पल के हेल्प से हम इसको कवर करते हैं। यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन बना के चलते हैं बच्चों। कॉम्बिनेशन लेके चलेंगे। सबसे पहले कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। कॉम्बिनेशन फिर हम लेते हैं हमारे पास की जो आउटपुट है, कितना आउटपुट लेना है। तो जो इनपुट है, इनपुट में हम ले लेते हैं कैपिटल और लेबर को। कैपिटल और लेबर को लेके चलते हैं। कैपिटल यानी कि जो इसको के से डिनोट करते हैं, और नेक्स्ट लेते हैं लेबर जिसको हम एल से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो कॉम्बिनेशन लेते हैं ए, आउटपुट जो हमने बनाना है वो मान लेते हैं एग्जांपल के लिए 100 वॉच है जो तैयार करनी है हमने। आउटपुट में हम किसको ले लेते हैं? वॉच को ले लेते हैं, यानी कि 100 वॉच है जो तैयार करनी है। कैपिटल जो यूज़ की गई वो 90 और जो लेबर यूज़ की गई वो की गई 10। ये हमारे पास फर्स्ट कॉम्बिनेशन बनता है। सेकंड कॉम्बिनेशन में क्या है कि हमने 100 आउटपुट लेना है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, मान लेते हैं कैपिटल को कर दिया कम, कैपिटल को 90 से कम करके क्या कर दिया? 60 कर दिया है। और हमने अगर हमने एक फैक्टर को कम किया, दूसरे को क्या कर दिया? बढ़ा देंगे। तो हमने लेबर को क्या कर दिया? यहाँ से बढ़ा दिया, 10 से क्या कर दिया? बढ़ा के 20 कर दिया। अब नेक्स्ट कॉम्बिनेशन करते हैं सी यूज। तो यहाँ पे भी हमने क्या करना है? 100 वॉचेस को प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पे हमने अगर मान लो कैपिटल को और कम कर दिया, 60 से कम करके 40 कर दिया, और लेबर को बढ़ा दिया, तो लेबर बढ़ा करके 20 से क्या कर दिया? 30 कर दिया है। तब भी हमने क्या आउटपुट को 100 ही लिया है। डी कॉम्बिनेशन बनाते हैं कि हमने आउटपुट कितना लेना है? 100 यूनिट का लेना है। कैपिटल को कम कर देते हैं, 40 से कम करके 30 कर दिया, और हमने लेबर को 30 से बढ़ाकर कितना कर दिया? 40 कर दिया। तो यहाँ पे जो आइसो क्वांट अप्रोच कहती है, आइसो क्वांट अप्रोच कहते हैं कि हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है, आउटपुट क्या मिल रहा है? वो इक्वल मिल रहा है, जिसमें हमने क्या किया? अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाए हैं। किसके बीच में? इनपुट के बीच में, जहाँ पे कैपिटल लेबर का जो इस्तेमाल किया हमने इनपुट के अंदर। तो यहाँ पे हमने 4 कॉम्बिनेशन बनाए। फर्स्ट कॉम्बिनेशन में हमने 90 कैपिटल को यूज़ किया, 10 हमने लेबर को यूज़ किया।
तब भी आउटपुट हमारे पास 100 आया। नेक्स्ट में हमने 60 कैपिटल को लिया, 20 हमने लेबर को लिया, तब भी आउटपुट 100 आया हमारे पास। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में हमने 40 कैपिटल को लिया, 30 लेबर को लिया, तब भी हमारे पास आउटपुट कितना है, 100 आया है। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में हमने 30 कैपिटल को लिया, 40 हमने लेबर को लिया, तब भी आउटपुट कितना आया, 100 आया है। यानी कि हमने देखा है कैपिटल को तो धीरे धीरे क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया, और लेबर को धीरे धीरे बढ़ाया गया। तो लेकिन हर एक कॉम्बिनेशन में जो हमारे पास आउटपुट आया वो क्या है, सेम आया, आइसो क्वांट आया है। जो ये बच्चों हम अप्रोच यूज़ करते हैं, ये प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ करते हैं कि इसको अप्रोच को जो यूज़ करता है कौन करता है, प्रोड्यूसर यूज़ करता है, कि उसके पास वो इंडिफरेंस रहता है। इंडिफरेंस का मतलब क्या है कि इन किसी भी कॉम्बिनेशन में से वो किसी मर्जी कॉम्बिनेशन को चूज़ कर ले, उसको हर कॉम्बिनेशन के ऊपर जो आउटपुट मिलना है वो क्या मिलना है, 100 ही मिलना है। तो इस कारण से वो किसी भी कॉम्बिनेशन को चूज़ करने के लिए क्या है, इंडिफरेंट है, क्योंकि उसको कोई डिफरेंस नज़र आ ही नहीं रहा। हर एक कॉम्बिनेशन के ऊपर क्या उसको आउटपुट सेम मिल रहा है। एक्सप्लेनेशन कवर करते हैं अब हम इसकी। जो आइसोक्वांट कर्व है एक ऐसा कर्व है जो शो करता है हमें अलग अलग कॉम्बिनेशन, दो फैक्टर के बीच में, दो फैक्टर इनपुट के बीच में इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाया गया कि हर एक कॉम्बिनेशन के ऊपर जो अमाउंट है वो क्या है, आउटपुट की इक्वल मिल रही है। यानी कि हर एक कॉम्बिनेशन के ऊपर हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, 100, यानी कि जैसे हमने एग्जाम्पल मिला था 100 वो चीज़, तो यहाँ पे आउटपुट क्या था, सेम मिला था हमें अलग अलग कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो यहाँ पे जो आइसोक्वांट कर्व है इसको हम किस नाम से जानते हैं, इक्वल प्रोडक्ट, क्योंकि इसमें इक्वल प्रोडक्शन मिलता है। आइसो प्रोडक्ट, इसको भी हम इक्वल प्रोडक्ट बोलते हैं। प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंडिफरेंस रहता है कि प्रोड्यूसर कि किस कॉम्बिनेशन को चूज करके हर एक कॉम्बिनेशन के ऊपर क्या उसको सेम आउटपुट मिल रहा होता है। आइसोक्वांट कर्व इज कॉल्ड प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व। इसको क्या नाम दिया गया है, प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व बोला गया है। सिंस इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ इंडिफरेंस कर्वेंसीज, क्योंकि ये ना एक्सटेंशन है किसका, इंडिफरेंस कर्वेंसीज का। जो इंडिफरेंस कर्वेंसीज यूज किया जाता है बच्चों वो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज किया जाता है। जो आइसोक्वांट यूज किया जाता है प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से जिसको यूज करते हैं हम। फ्रॉम द थ्योरी ऑफ कंजप्शन टू द थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, थ्योरी ऑफ कंजप्शन से लेकर के थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन की तरफ जाते हैं। थ्योरी ऑफ कंजप्शन यानी प्रोडक्शन की थ्योरी तो हमने किस में यूज़ करनी है, आइसोक्वांट में, क्योंकि प्रोडक्शन जो किया गया आइसोक्वांट के हेल्प से हम इसको डिफाइन करते हैं। जो प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है, जो थ्योरी ऑफ कंजप्शन होता है, कंज्यूम कौन करता है, कंज्यूमर करता है। कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने क्या कवर किया था, इंडिफरेंस कर्व का जो कवर किया था, जहाँ पे कंज्यूमर इंडिफरेंस था, कोई मर्जी कॉम्बिनेशन चूज करे जहाँ पे उसको एक लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा था। और यहाँ पे आइसोक्वांट क्या कहता है कि कोई मर्जी कॉम्बिनेशन चूज करे प्रोड्यूसर, उसको हर एक कॉम्बिनेशन के ऊपर आउटपुट क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। इसकी डेफिनेशन कवर करते हैं। पीटरसन कहते हैं कि जो आइसोक्वांट कर्व है वो डिफाइन किया जाता है कि ऐसा कर्व होता है जो शो करता है पॉसिबल कॉम्बिनेशन दो वेरिएबल के बीच में, दो वेरिएबल फैक्टर के बीच में इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाए जाते हैं कि जिससे उसको टोटल आउटपुट जो मिलता है वो क्या रहता है, सेम ही रहता है। इसके एक्सप्लेनेशन में अगर देखें बच्चों, जैसा कि हमने इसका शेड्यूल बनाया है, जब हमने इसको टेबुलर फॉर्म में डिफाइन किया है डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को, जिसमें हमने इनपुट फैक्टर इनपुट का यूज़ करके आउटपुट को दिखाया गया है, तो ये हमारे पास शेड्यूल है। अगर मैं इसी को डायग्राम के फॉर्म में दिखा दूँ तो क्या बन जाएगा, ये आइसोक्वांट कर्व बन जाएगा। तो इसको हम डायग्राम बनाते हैं, इसकी हेल्प से डायग्राम बनाते हैं अभी हम इसका। तो यहाँ पर हम इसको ड्रॉ करते हैं बच्चों। तो ये हमारे पास बनती है ओ वाई एक्सिस, जहाँ पे हम कैपिटल को दिखाएंगे, और कैपिटल में हमने मैक्सिमम 90 तक लिया है तो इसका मार्क करते हैं। अगर हम यहाँ पे लेते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और यहाँ तक 100, तो यहाँ तक हमारा जो बन जाएगा। और नेक्स्ट यहाँ पे एक्स एक्सिस पे लेंगे लेबर। जो लेबर हमारे पास गई है वो मैक्सिमम जो लेबर गई है वो गई है 40 तक, तो हम यहाँ पे 40 तक है जो इसको मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है लेबर, तो यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50 तक यहाँ पे आ जाएगी लेबर। तो ये हमारे पास है ओ एक्स एक्सिस और ये हमारे पास है ओ वाई एक्सिस। यहाँ पे इसको मार्क करते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये 100 तक। ऐसे 10, 20, 30, 40 और ये 50 तक। यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास लेबर आ जाएगी, और यहाँ पे हम लेके चलेंगे बच्चों कैपिटल को, क्योंकि दो वेरिएबल्स का हमने यूज़ किया है फैक्टर इनपुट का आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए। जैसे हमने शेड्यूल बनाया था सेम उसको हम इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट कॉम्बिनेशन में हमने लिया कैपिटल है जो हमारे पास, कैपिटल 90 और 10 है लेबर। 90 कैपिटल 10 लेबर। 90 तो कैपिटल है और हमारे पास 10 क्या लेबर, तो हमारे पास जो फर्स्ट कॉम्बिनेशन बनेगा इस तरीके से ये फर्स्ट कॉम्बिनेशन है जो बन जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिया 90 और 10 का, तो ये हमारे पास बन गया फर्स्ट कॉम्बिनेशन।
नेक्स्ट हमारे पास 60 हमारे पास कैपिटल है, 60 कैपिटल है और 20 क्या है, लेबर है। 60 के ऊपर 20, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कॉम्बिनेशन जो हमारे पास बन जाएगा 60 और 20 का। नेक्स्ट जो हमारे पास कॉम्बिनेशन बनता है 40 कैपिटल है, कैपिटल जो 40 है और हमने 40 कैपिटल के ऊपर 30 लेबर यूज़ किया है, तो यहाँ पे 40 और 30, तो ये हमारे पास कॉम्बिनेशन बनता है इस तरीके से। तो हमने इसको बना देना है 40 और हमारे पास जो बनता है 30। नेक्स्ट हमने 30 कैपिटल का यूज़ किया है, कैपिटल जो हमारे पास 30 तो यहाँ पे आ रही है और 40 हमारे पास क्या है, लेबर है। लेबर की जगह हमने 40 लिया और कैपिटल की जगह हमने क्या लिया, 30 ये कैपिटल है बच्चों। तो हमने इस तरीके से इसको जो मैच कर देना है, तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा। ये पॉइंट यहाँ आया, ये पॉइंट यहाँ आया और ये पॉइंट यहाँ आया। जब हम इन तीनों पॉइंट को मैच कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, हमारे पास आ जाएगा आइसोक्वांट कर्व। तो स्ट्रेट लाइन नहीं जा रहा, ये थोड़ा सा बेंड हो रहा है। तो इस तरीके से जब हम इसको मैच करते हैं तो हमारे पास ये मैच करके जो पॉइंट बनता है, तो इसको पहले मैच करते हैं बच्चों अब हम, क्योंकि ये टोटल स्ट्रेट लाइन नहीं है, क्योंकि ये मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन के कारण है जिसकी शेप थोड़ी सा बेंड हो रही है। तो अब जब हम इसको दिखाते हैं तो इस तरीके से मैच कर देंगे, तो ये इस तरीके से हमारे पास है जो जाएगा। इस तरीके से जब हम इसको मैच करें तो ये हमारा इस तरीके से बन रहा है कर्व, इस तरीके से कर्व है जो ये बन रहा है बच्चों। तो ये हमारे पास है जो कर्व थोड़ा ऐसे शेप में आ गया, ऐसे शेप में जो कर्व हमारे पास बन गया। तो जो ये कर्व है ये हमारा डिनोट करता है कि ये हर एक कॉम्बिनेशन के ऊपर कितना आ रहा है, 100 वॉच का जो आउटपुट हमें मिल रहा है। ये हमारा डिनोट करता है किस चीज़ को, आइसोक्वांट को। ये क्या है हमारा आइसोक्वांट है, यानी कि इक्वल क्वांटिटी का जो डिनोट करता है। तो हमारे पास ये कॉम्बिनेशन था ए कॉम्बिनेशन, ये हमारे पास बी कॉम्बिनेशन, ये सी और ये डी कॉम्बिनेशन हमने चारों के चारों दिखा दिया है। तो यहाँ पे हमने देखा कि इसका स्लोप बच्चों डाउनवर्ड चला गया। क्यों डाउनवर्ड चला गया, क्योंकि मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन के कारण। मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन क्या कहते हैं कि देखो पहले जो हमारा बनता है वो यहाँ से यहाँ तक बनता है जो मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन है। फिर हमारे पास यहाँ पे है धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। देखो बच्चों फिर यहाँ पे बिल्कुल ही कम हो गया। इस तरीके से हमारा जो देखते हैं कि मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन है, पहले इतने फिर इतने फिर क्या होगा, कम हो गया। इस कारण से जो स्लोप है वो क्या चला गया, डाउनवर्ड चला गया है आइसोक्वांट कर्व का। क्योंकि जो मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन है वो बताते हैं कि डिमिनिशिंग होता जा रहा है धीरे धीरे। क्योंकि जैसे जैसे हमने क्या किया बच्चों, जो फैक्टर इनपुट थे हमारे पास कैपिटल, उसकी यूनिट को जब हमने कम किया तो वैसे वैसे धीरे धीरे क्या करते गए, लेबर को बढ़ाते गए। यानी कि लेबर को बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, कैपिटल को डिमिनिश किया, कम किया है। मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन के कारण क्या हुआ, इसका स्लोप है जो आइसोक्वांट कर्व का वो डाउनवर्ड चला गया है। आई होप बच्चों कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये जो कहलाता है हमारे पास ये आइसोक्वांट शेड्यूल कहलाता है। जब हमने इसी शेड्यूल को डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते तो ये क्या बन गया, आइसोक्वांट कर्व बन गया है। नेक्स्ट टॉपिक बनता है बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर प्रॉपर्टीज़ क्या है आइसोक्वांट कर्व की। तो यहाँ पे सबसे पहले जो प्रॉपर्टी बनती है, आइसोक्वांट कर्व का जो स्लोप होता है वो डाउनवर्ड होता है। जैसे यहाँ पे देखा वो अपवर्ड टू डाउनवर्ड चला गया बच्चों। ये रीज़न इसका यही रहता है कि जब हमने एक फैक्टर जिसमें हमने लेबर को बढ़ाया था तो कैपिटल को क्या किया था, कम किया था, जिस कारण से स्लोप क्या हो गया, डाउनवर्ड चला गया। क्योंकि दोनों क्या थे, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे थे। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या है कि एक तरफ लेबर को बढ़ाया जा रहा था तो वहीं दूसरी तरफ कैपिटल को कम किया जा रहा था। तो यहाँ पे एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लेबर और कैपिटल चल रहे थे। जब भी दो वेरिएबल फैक्टर या दो फैक्टर जो भी हो वो नेगेटिव रिलेशन को शो करते तो हमेशा जो स्लोप जाता है वो क्या जाता है बच्चों, डाउनवर्ड जाता है। इस कारण से जो स्लोप होता है आइसोक्वांट कर्व का वो क्या चला गया, डाउनवर्ड चला गया। कहते हैं कि जो आइसोक्वांट कर्व है वो जैसा कि फिगर 2 में दिखाया गया है, इसका स्लोप क्या डाउनवर्ड है, लेफ्ट टू राइट चला गया है। इन अदर वर्ड्स में अगर बात की जाए नेगेटिव स्लोप का जो शो करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हमने एक फैक्टर को सब्स्टिट्यूट किया था दूसरे के साथ, तो इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस गिवन अमाउंट ऑफ आउटपुट ऑफ ए कम्युनिटी इफ वी यूज मोर ऑफ वन फैक्टर्स वी यूज लेस वो द अदर। ऐसा डाउनवर्ड होने का रीजन यही रहता है क्योंकि दो फैक्टर के बीच में क्या था, नेगेटिव रिलेशन था। अगर हमने लेबर को बढ़ाया था तो कैपिटल को क्या किया था, कम किया था। तो यानी कि एक फैक्टर को बढ़ाने के लिए हमने दूसरे फैक्टर को क्या किया था, कम किया था, जिससे हमने इक्वल आउटपुट जो ले सके। जब दो फैक्टर के बीच में नेगेटिव रिलेशन हो जाता है तो इस कारण से स्लोप क्या चला जाता है, डाउनवर्ड चला जाता है। द टोटल आउटपुट विल बी नॉट रिमेन द सेम। तो कहते हैं यहाँ पे इस तरीके से कहता एडजस्ट किया था, इफ द अमाउंट ऑफ बोथ द फैक्टर्स इज आइदर इंक्रीज और डिक्रीज टुगेदर। कहते हैं जब हमने दोनों फैक्टर्स को बढ़ाया कम किया था, टोटल आउटपुट विल नॉट रिमेन द सेम, इट विल आइदर इंक्रीज और डिक्रीज रिस्पेक्टिवली।
टेबल 1 है जो हमने वहाँ पे पढ़ी थी, जो हमने 100 वॉच वगैरह का लिया था एग्जाम्पल। तो अब हम यहाँ पे समझ सकते हैं बच्चों कि इसमें स्लोप गया था, डाउनवर्ड गया था। रीज़न यही है कि दो फैक्टर के बीच में हमने नेगेटिव रिलेशन को पढ़ा, यानी कि एक फैक्टर जैसे हमने लेबर लिया था, लेबर को बढ़ाया था तो कैपिटल को कम किया था, जिसका आंसर स्लोप क्या होगा था इसका, आइसोकॉन्ट कर्व का, वो डाउनवर्ड चला गया था। आई होप कि आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लियर होगी। नेक्स्ट आती है कि जो आइसोकॉन्ट कर्व है वो कन्वेक्स टू द ओरिजिन रहता है। कन्वेक्स टू द ओरिजिन रहने का इसका मतलब क्या होता है कि जैसे इसका झुकाव होता है वो किस तरफ है, ओरिजिन की तरफ है। इसके कन्वेक्स टू द ओरिजिन होने का जो मेन रीजन होता है बच्चों वो होता है मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन हम कैलकुलेट करते हैं, आप इसको समझाते हैं कि कंसेप्ट क्या है। ये जो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन है बच्चों, जिसे हम मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन कैसे कैलकुलेट करते हैं कि हम देखते हैं कितना चेंज आया है कैपिटल के बीच में कोरस्पॉन्डेंस टू चेंज इन लेबर, यानी कि लेबर में चेंज आने से कितना चेंज आया कैपिटल के बीच में। तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन में, इसको कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि हमने ये टेबल लिया था तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं यहीं पे मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन को। फर्स्ट पॉइंट हम कैलकुलेट नहीं कर पाते, लेकिन सेकंड को हम कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट कैसे करते हैं कि चेंज इन कैपिटल की कितना कैपिटल चेंज आया, यानी कि लेबर में चेंज आने से कितना कैपिटल में चेंज आया वो देखते हैं। कैपिटल में कितना चेंज आया है तो हमने देखा कि जो कैपिटल थी 90 to 60 होगी, कितने से कम होगी यहाँ पे हमारी कैपिटल 30 से। तो हमारे यहाँ पे 30 डिवाइड बाय लेबर में कितना चेंज आया 10 to 20, यहाँ पे कितना आ गया 10 से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3:1 है जो मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट में 60 to 40 हो गया तो कितना कम आया 20 से, और जो लेबर में चेंज है वो कितना है 10 से। तो यहाँ पे जो मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन कितना होगा 2:1 हो गया। नेक्स्ट हमारे पास 40 to 30 यानी कि 10 चेंज आया कैपिटल के अंदर, 30 to 40 10 चेंज आया किसके अंदर, लेबर के अंदर। तो यहाँ पे जो मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन कितना होगा 1:1 हो गया। तो यहाँ पे देखा पहले हमने 3 था, फिर 2 था, फिर 1 था। तो यहाँ पे जो मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन क्या होता है डिमिनिश होता जा रहा है। तो इसका से जो हमारा आइसोकॉन्ट कर्व का जो स्लोप होता है वो हमेशा क्या होता है कन्वेक्स रहता है ओरिजिन की तरफ। यानी कि यहाँ पे जो हमने डायग्राम बनाया था इसी डायग्राम में देखा जाए तो यहाँ पे देखो जो मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन धीरे धीरे क्या होती जा रही है, कम होती है। तो यहाँ पे बी पॉइंट पे जो हमारे पास मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन है वो है 3:1, फिर हमारे पास हो गई 2:1, फिर यहाँ पे आगे 1:1। तो आप देख भी सकते हैं बच्चों की यहाँ पे जितना गैप यहाँ था उससे थोड़ा कम यहाँ हुआ, थोड़ा कम यहाँ हो गया हमारा। तो यहाँ पे मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन के कारण जो हमारे आइसोकॉन्ट कर्व की जो शेप होती है वो क्या होती जाती है कन्वेक्स होती जा रही है, ओरिजिन की तरफ क्या होती है झुकाव होता जा रहा है। ये बुकिश एक्सप्लेनेशन क्या कहती है इसको कवर करते हैं अब हम। बुकिश एक्सप्लेनेशन कहते हैं कि जो एक कैरेक्टरिस्टिक्स है आइसोकॉन्ट कर्व की किसके अकॉर्डिंग है, ये डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन के कारण है। क्योंकि पहले कॉम्बिनेशन 3:1 था, फिर 2:1, फिर 1:1। तो क्या होता जा रहा है डिमिनिश होता जा रहा है जो मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन है। अकॉर्डिंगली कॉन्स्टेंट लेवल ऑफ आउटपुट, यानी कि हमने कॉन्स्टेंट करने के लिए आउटपुट के लेवल को, जैसे कि हमने 100 वॉच को मेंटेन करना था, हमने क्या किया था कि जो आइसोकॉन्ट कर्व ओनली कैपिटल सेक्रीफाइस करते तब मेंटेन हुआ था जो हमारे पास कॉन्स्टेंट लेवल ऑफ आउटपुट था। जब हमने क्या किया था कैपिटल को सेक्रीफाइस कर दिया था डिमिनिशिंग रेट से, किसके साथ, जैसे जैसे हमने एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ लेबर को लगाया था, यानी कि एडिशन यूनिट लेबर को लगाने के लिए हमने सेक्रीफाइस किया किसको, कैपिटल को। किस रेट से सेक्रीफाइस हुआ, उसमें डिमिनिशिंग रेट से सेक्रीफाइस हुआ है, जिस कारण से जो आइसोकॉन्ट कर्व की जो शेप होती है वो कन्वेक्स टू द ओरिजिन हो जाती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कि जो दो आइसोकॉन्ट कर्व है वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इंटरसेक्ट का मतलब होता है कि जैसे यहाँ पे एक दूसरे को एक पॉइंट के ऊपर काटेंगे नहीं, ये कट करते आइसोकॉन्ट कर्व है जो, क्योंकि अगर ये इंटरसेक्ट करते तो हमारा आइसोकॉन्ट कर्व क्या गलत है, ये अपना रिप्रेजेंटेशन है जो सही नहीं देता। कभी भी दो आइसोकॉन्ट कर्व है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट है जो नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जिसकी शेप रहती है बच्चों वो हमेशा क्या रहती है, वो हम उसको समझते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से, डायग्राम के हेल्प से इसको समझते हैं बच्चों। कि जैसे हमने यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं आइसोकॉन्ट कर्व का, जैसे कि यहाँ पे ओ एक्स एक्सिस लेते हैं हम, ओ एक्स एक्सिस पे ले लेते हैं हम बच्चों लेबर को, और यहाँ पे ओ वाई एक्सिस लेते हैं जहाँ पे ले लेते हैं हम कैपिटल को। जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो आइसोकॉन्ट कर्व का जो शेप होता है वो इस तरीके से होता है बच्चों, यानी इस तरीके से होता है मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन के कारण। जैसे कि हमने आइसोकॉन्ट कर्व पढ़ा था जिसमें हमने 100 वॉचेस को क्या किया था, मेंटेन किया था। अब यहाँ पे दो आइसोकॉन्ट कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अगर हमारे पास दूसरा आइसोकॉन्ट कर्व आएगा तो बच्चों वो ऊपर आ जाएगा। जैसे अगर हमने क्वांटिटी को बढ़ाना है, जैसे मान लो कि आइसोकॉन्ट कर्व 2 है जो डिनोट करता है 200 वॉचेस को, जहाँ पे हमने देखा कि अगर आइसोकॉन्ट कर्व है वो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करता, कट नहीं करेंगे। यहाँ पे ये जो होते हैं हमेशा, अगर हमने हायर लेवल ऑफ आउटपुट को मेंटेन करें तो अब चला जाएगा, और लोअर लेवल को मेंटेन करें तो ये बिलो चला जाएगा। तो यहाँ पे
कभी भी जो आइसोकांट कर्व है एक दूसरे को कट नहीं करता। अगर कट कर गया तो हमारा क्या ये गलत रिप्रेजेंटेशन का जो यानी कि शो करेगा, जो कि हमारे पास इम्पॉसिबल होता है ये। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी आती है वो कहता है कि हाईएस्ट द आइसोकांट कर्व द हाईएस्ट द लेवल ऑफ आउटपुट इट रिप्रेजेंट। कहता है कि जितना ज़्यादा आइसोकांट कर्व होगा उतना ज़्यादा हाई लेवल ऑफ हमारे आउटपुट को शो करेगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने मान लो कि इतना हमने यूज़ किया कैपिटल का और इतना यूज़ कर लिया हमने लेबर का, आउटपुट को मेंटेन किया जिसमें हमने 100 वॉट्स को मेंटेन किया। अगर मान लो कि हमने क्या किया, कैपिटल को इतना यूज़ किया है और हमने लेबर को इतना यूज़ किया, तो हमने क्या किया, अगर हमने कैपिटल और लेबर को बढ़ाया तो हमारे पास जो आइसोकांट कर्व भी क्या हो गया, 200 वॉचेस को जो रिप्रेजेंट करने लग गया। यानी कि जितना ज़्यादा हायर हमारे पास आइसोकांट कर्व होगा उतना ही ज़्यादा आउटपुट को क्या करेगा, वो हाई शो करेगा। यहाँ पे आइसोकांट कर्व 100 वॉचेस को शो कर रहा है और यहाँ पे 200 वॉचेस को जो शो कर रहा है, यानी कि जितना ज़्यादा हमारे पास आइसोकांट कर्व है उतने ज़्यादा हायर लेवल ऑफ आउटपुट को क्या कर रहा है, वो रिप्रेजेंट करके चल रहा है। बुकिश एक्सप्लेनेशन कहती है द हायर द आइसोकांट कर्व, कहते हैं जितना हायर होगा आइसोकांट कर्व हायर द लेवल ऑफ आउटपुट इट रिप्रेजेंट, यानी कि उतना ही हायर लेवल ऑफ आउटपुट क्या करे, रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे यहाँ पे 100 वॉच को रिप्रेजेंट कर रहा है, हायर में चला गया तो वहाँ पे वो 200 वॉचेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। कि जो हायर आइसोकांट कर्व है वो रिप्रेजेंट करता है हायर लेवल ऑफ आउटपुट को। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हायर आइसोकांट कर्व है वो बेस्ड होता है हायर लेवल ऑफ इनपुट ऑफ फैक्टर के ऊपर। अगर हमने आउटपुट को बढ़ाना है तो हमने क्या किया, इनपुट को भी क्या किया, बढ़ाया गया यहाँ पे, तभी तो क्या हुआ, हमारे पास आइसोकांट कर्व है जो हायर लेवल ऑफ आउटपुट को शो करता है। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी बनती है, कहते हैं नॉलेज ऑफ द केस ऑफ फैक्टर सब्स्टिट्यूशन। फैक्टर सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि एक फैक्टर को दूसरे फैक्टर की जगह हम अगर सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूट करने का जो मेन मकसद वही होता है बच्चों की, जिससे हम डिमिनिशिंग रिटर्न से जो बच जाएं। अगर हमने सब्स्टिट्यूट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट मिल जाता है तो फिर हम डिमिनिशिंग रिटर्न से जो बच जाते हैं, तो हमारे पास हम उन फैक्टर्स को कंबाइन करते हैं, उन फैक्टर के साथ सब्स्टिट्यूट करते हैं जिनसे रिटर्न क्या मिले, हमें इंक्रीजिंग मिले। तो यहाँ पे कहता है कि हमें अगर फैक्टर सब्स्टिट्यूशन के परफेक्ट नॉलेज, तो उस केस में क्या होगा, कहते हैं कर्वेचर ऑफ द आइसोकांट कर्व रिफ्लेक्ट द ईज विद विच फैक्टर्स आर सब्स्टिट्यूट फॉर वन अनदर। कहता है अगर हमें नॉलेज हो कि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट क्या है फैक्टर्स के, तो इसका बेनिफिट क्या मिलेगा कि हम सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे फैक्टर्स को। इफ़ टू फैक्टर्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ वन अनदर, कहता है कि अगर दो फैक्टर बिल्कुल परफेक्ट सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो यहाँ पे इस केस में जो आइसोकांट कर्व क्या होगा, स्ट्रेट लाइन में बन जाएगा। तो फिर इस तरीके से उसको डिमिनिश जाने की जरूरत नहीं, बच्चों को अपना क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि वहाँ पे हमने क्या किया, जिन फैक्टर से डिमिनिशिंग रिटर्न मिल रहा था उनको हमने हटा दिया और उन फैक्टर को जब उसकी जगह परफेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दिया गया, तो जिससे हमारे रिटर्न क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। जिससे फिर जो हमारे आइसोकांट कर्व का स्लोप है, जब डिमिनिश जाने के बजाय क्या हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा। इनफैक्ट दे विल बी वन एंड द सेम फैक्टर, क्योंकि जो सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है कि बिल्कुल सेम फैक्टर्स को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। एज द प्रोसेस ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिकम डिफिकल्ट, कहता है कि सब्स्टिट्यूशन का प्रोसेस डिफिकल्ट होता है। द आइसोकांट कर्व बिकम कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ द ओरिजिन। तो इसी कारण से जो हमारे पास आइसोकांट कर्व का जो शेप होता है वो रीजन की तरफ क्या होता है, झुका होता है। अगर हमारे पास परफेक्ट सब्स्टिट्यूट मिल जाए तो फिर इसका जो शेप क्या हो जाएगा, वो कनकेव शेप हो जाएगा। कहते हैं कि अगर दो फैक्टर सब्स्टिट्यूट नहीं करते हैं, दैट इज व्हेन दे आर कैन बी यूज्ड इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन ओनली, देन आइसोकांट कर्व अज्यूम द शेप ऑफ राइट एंगल। कहते हैं यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं, कहता व्हेन टू फैक्टर कैन नॉट बी सब्स्टिट्यूट, कहता अगर हम दो फैक्टर को सब्स्टिट्यूट नहीं करते हैं, दैट इज व्हेन दे कैन बी यूज्ड इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, यानी कि हमें इस दोनों फैक्टर को क्या करना है, फिक्स प्रोपोर्शन में यूज करना पड़ना है। ओनली देन द आइसोकांट कर्व अज्यूम, तो उस केस में फिर आइसोकांट कर्व की जो शेप हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, राइट एंगल हो जाएगी। इस तरीके से बच्चे हमारे पास प्रॉपर्टी बनती थी। जो लास्ट प्रॉपर्टी रिजलाइन, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको कवर करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ऐसी रेगुलर वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखो और आपकी स्टडी बूस्टअप हो।